एक छोटे से गांव में एक 55 साल की बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत अपने घर पर अकेली रहती थी। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसके पति के मरने से पहले उसके पति ने उसके लिए एक जमीन खरीदी थी जिसमें किला का बगीचा था, जिससे वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन गांव में शहर की ओर से एक पोस्ट गाड़ी गांव की ओर आती है। पोस्ट वैन गांव के अंदर होते हुए उस बुढ़िया के घर के बाहर पहुंच जाती है। पोस्ट गाड़ी बुढ़िया के घर के बाहर एक बड़ा बॉक्स छोड़कर चली जाती है। तभी बुढ़िया गांव की ओर से आते ही सीधे उसे बॉक्स के पास आ जाती है। बुढ़िया उस बॉक्स के पास आकर उसे बॉक्स को खोल देती है और उसमें से कुछ बीज निकलते हैं। उन्हें लेकर वो अपने घर में चली जाती है। फिर वो उन बीजों को लेकर अपने खेत की ओर चली जाती है। बुढ़िया अपने खेत पर जाकर उन बीजों को बोकर खेत में से पक्षियों को भागती है और ऐसे ही कुछ दिन भी जाते हैं। फिर वो कुछ दिनों बाद फिर अपने खेत की ओर निकल पड़ती है। बुढ़िया अपने खेत पर जाकर देखते हैं तो उसकी फसल बहुत ही अच्छी पक्की हुई थी, जिससे बुढ़िया माही मन बहुत खुश हो रही थी और बुढ़िया ऐसे ही अपना गुजारा करती थी। एक छोटे से गांव में एक हरिया नाम का व्यापारी रहता था। हरिया के एक जनरल स्टोर, किराना और अन्य सामग्री बेचने की एक दुकान थी। साथ ही हरिया के एक केले का बगीचा भी था। हरिया के साथ उसकी एक बेटी चंचल और हरिया की पत्नी सीमा भी रहती है। हरिया की पत्नी और बेटी एक मॉल में काम करते हैं। हरिया की कई पीढ़ियां विष्णु भगवान के भक्त और सेवक थे और हरिया में विष्णु भगवान का एक भक्त है। हरिया एक दिन किसी काम से महल की ओर से गुजरा हुआ एक घने बड़े जंगल में अंदर जाता है। हरिया जंगल के अंदर जाता है, तभी उसे एक खरगोश किसी समस्या में पड़ता हुआ देख उसके पास जाता है और खरगोश के पास जाकर उसका इलाज कर देता है। तभी खरगोश में से विष्णु प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं और हरिया से बोलते हैं कि हरिया बेटे, तुमने बिना कुछ भी सोचे मुझे और बिना स्वार्थ की मुझे सही किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ जो अब तुम अपने घर पर तुम्हें मेरा चमत्कार दिखाई देगा। तभी हरिया वहाँ से पलटकर जंगल से बाहर महल की ओर जाने लगता है और घर पहुंचकर देखता है कि उसका एक आलीशान घर बन चुका है और हरिया उससे बहुत खुश हो जाता है और भगवान को शुक्रिया करता है। साधु महाराज जी की परीक्षा। एक बड़ी नदी के पास घने जंगल में एक महाज्ञानी साधु महाराज जी रहते थे। एक दिन साधु महाराज जी किसी काम से जंगल में जा रहे थे। तभी साधु महाराज जी को एक खरगोश बेहोशी की हालत में दिखता है। साधु महाराज जी उस खरगोश को मंत्रों से ठीक कर देते हैं। तभी खरगोश ठीक होते ही एक राजकुमार का रूप धारण कर लेता है और साधु महाराज जी से बोलता है कि अरे साधु महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ और मुझे एक ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया था और मैं खरगोश बन गया था। तभी साधु महाराज जी हाथ जोड़ लेते हैं और वह राजकुमार वहां से गायब हो जाता है और साधु महाराज वापस अपने जंगल की तरफ जाने लगते हैं। साधु महाराज जी जंगल से होते हुए गांव में निकल जाते हैं। फिर साधु महाराज गांव के पास मंदिर में जाते हैं और अंदर बैठे भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका एक दास हूँ और आज के अलावा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आज मेरे साथ हुआ है। वैसे प्रभु जी, आप तो सब कुछ ही जानते हो, तो आप मुझे आगे का रास्ता बताएं। तभी भगवान साधु महाराज जी से बोलते हैं कि अरे बेटा, मुझे सब कुछ याद है और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। यदि तुम इसमें पास हो गए तो तुम एक सच्ची ऋषि हो। फिर साधु महाराज जी वहाँ से चल पड़ते हैं। साधु महाराज जी मंदिर से बाहर आकर फिर से जंगल की ओर जाने लगते हैं। साधु महाराज जंगल में जाते समय एक मोर को देखते हैं कि मोर तड़प रहा है और साधु महाराज उसको बचाने के लिए उसके पास चले जाते और मोर को भी मंत्र से ठीक कर देते हैं। तभी मोर एक राजा का रूप धारण कर लेता है। तभी साधु महाराज राजा से बोलते हैं कि अरे आप कौन हो और आप मोर कैसे बन गए थे?
अरे साधु जी महाराज, मैं एक राज्य का राजा हूँ और मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया था और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस रूप से मुक्त कर दिया। तभी राजा वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं और साधु से बोलते हैं कि बेटा तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। ये कर भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऋषि एक बड़ा महाज्ञानी बन जाता है। एक छोटे से गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। सपना अपने घर पर अकेली रहती थी। उसके पिताजी 10 साल पहले किसी बड़ी बीमारी के कारण गुजर चुके थे। सपना के पिताजी के गुजरने के बाद सपना काम की तलाश में बाजार में रोज घूमा करती थी। एक दिन सपना बाजार में से आने के बाद घर पर मायूस मुंह लेकर बैठी थी। तभी गांव की तरफ से एक सेठ उसके पास आता है और बोलता है कि अरे सपना बेटी, तुम ऐसा मायूस मुंह लेकर क्यों वीडियो बैठी हो? तभी सपना बोलती है कि अरे सेठ जी, आपको तो पता ही है कि मेरे पिताजी 10 साल पहले गुजर चुके हैं और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सेठ जी बोलते हैं कि अरे बेटा, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हें काम दूंगा और तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं तो हूँ। ये कहकर सेठ वहाँ से चल पड़ता है। फिर सेठ अपनी दुकान पर जाकर अपने दुकान का काम करने लगता है और दुकान के सामान को बेचने रखता है। तभी गांव की तरफ से सपना वहां पर आ जाती है। तभी सपना सेठ से बोलता है कि सेठ जी, मैं दुकान पर आ गई हूँ और आप मुझे बता दीजिए कि क्या काम करना है। सेठ बोलता है कि अरे सपना बेटी, तुम आ गई हो तो तुम एक काम करोगे, तुम लोगों को आवाज दो और मैं अंदर बैठता हूँ। फिर सपना भी बाहर आवाज लगने लगती है। लोग दुकान पर आते हैं और खरीदारी करके फिर चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते गए और एक दिन दुकान पर एक अनजान आदमी आता है और सपना से बोलता है कि अरे तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारा नाम तो याद नहीं, लेकिन तुम बहुत दिनों से इस दुकान पर काम कर रही हो और बहुत मेहनत कर रही हो और तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर सपना उस आदमी से बोलती है कि अरे मैं भी तुम्हें नहीं पहचानती हूँ और मैं भी तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम बहुत ही सुंदर हो और अच्छे आदमी हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लेते हैं और ऐसे ही अपना आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। जादुई घोड़ा। ये कहानी है राजू नाम के गरीब और छोटे लकड़हारे की, जो रोज सुबह उठकर अपने खर्चे के लिए लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर जाता है। राजू जंगल में कुल्हाड़ी लेकर जाता और जंगल से लकड़ियाँ काटकर वापस लकड़ियाँ अपने घर की ओर आता और लकड़ियों से ही राजू अपना गुजारा करता था। एक दिन राजू रोजाना को तरह जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा था। तभी उसे एक घोड़ा बीमार की हालत में पड़ता था। राजू उस घोड़े के पास जाता है और उसका इलाज कर देता है। थोड़ी देर बाद घोड़ा उठ जाता है और राजू भी अपनी लकड़ियों और कुल्हाड़ी और घोड़े को लेकर अपने घर की जाने लगता है। घर पहुंचकर राजू घोड़े से बोलता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो वहां तक तुम मेरे ही साथ रहोगे और आज से तुम मेरे घर के एक सदस्य ही हो। राजू रोज घोड़े के साथ खेलता और उसके बीमारी का इलाज करता। एक दिन घोड़ा अचानक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की भागता है और राजू भी घोड़े के पीछे पीछे जंगल की ओर भागता है। घोड़ा जंगल में आकर घास को खाने लगता है और तभी राजू भी घोड़े के पीछे पीछे जंगल आ जाता है और घोड़े को देखता रहता है। राजू घोड़े को देखते ही देखते घोड़ा जादुई घोड़े में बदल जाता है और घोड़े के पंख भी निकल जाते हैं। तभी घोड़ा राजू से बोलता है कि राजू, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार लकड़हारा हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था और अब मैं जा रहा हूँ और जब तुम घर जाओगे तब तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तभी घोड़ा वहाँ से आसमान की ओर उड़ जाता है और राजू भी वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। राजू पास के एक गांव से गुजरता हुआ घोड़े के जाने का दुख जताता हुआ घर की ओर आता है। राजू घर पहुंचकर अपने घर को देखता है तो झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर आ जाता है और राजू खुश हो जाता है, अपना काम भी जारी ही रखता है। ये कहानी है एक रक्षा नाम की भोली चुड़ैल की। रक्षा एक समझदार और सूझी लड़की थी। रक्षा अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। रक्षा के पिताजी की एक किराने की दुकान थी, जहां पर वो किराने का सामान बेचा करते थे और रक्षा की मम्मी घर पर घर का काम किया करती थी।
और रक्षा अपनी सहेलियों के साथ गांव में घूमती रहती और एक दूसरे के काम में भी हाथ बटाती थी। एक दिन रक्षा किसी काम से अकेली गांव की तरफ जा रही थी। तभी रक्षा के सामने एक लड़का आता हुआ नजर आता है। अरे कौन हो तुम, और मैंने तुमको इस गांव में पहली बार देखा है। लड़का कुछ भी नहीं बोलता है और उसे ही देखता रहता है। लड़के ने रक्षा को पहली बार देखते हैं उसे प्यार हो गया है। मेरा नाम राहुल है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं 4-5 सालों से बाहर गांव में पढ़ाई कर रहा था और आज ही इसी गांव में आया हूँ। अच्छा तो राहुल, मेरा नाम रक्षा है और मैंने तुमको अभी और पहली बार देखा है और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी राहुल भी बोलता है कि हाँ रक्षा, मैं भी तुमको देखा तो मुझे भी तुमसे बहुत प्यार हो गया है। तभी रक्षा बोलती है कि हाँ राहुल, हम दोनों का एक दूसरे से प्यार है, तो राहुल मैं अपने घर पर पूछ लूंगी कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। राहुल भी हाँ कर लेता है और दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। रक्षा घर पहुंचकर अपने माता पिता से बोलता है कि मम्मी, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। रक्षा की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा, हम शादी तो कर देते हैं, लेकिन लड़का कौन है और क्या करता है। हाँ रक्षा बेटा, और हमारा नया जमाई कहाँ पर रहता है? अरे पिताजी, आपका जमाई इसी गांव में रहता है और मम्मी और वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तभी रक्षा की मम्मी और उसके पिताजी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और इधर राहुल भी अपने माता पिता से शादी के बारे में बात करना है और राहुल के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं। राहुल के पिताजी किसान थे और खेती करते थे और उसकी मम्मी दूसरों के घर पर काम करने जाती थी। और थोड़े दिन बाद ही राहुल के और रक्षा के घर वाले एक होटल में शादी फिक्स करने के लिए मिलते हैं और शादी फिक्स कर देते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल और रक्षा की शादी हो जाती है और वो दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन राहुल किसी काम से बाहर जा रहा था, तभी उसे एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है। राहुल को उसे लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की उसे बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को मार डालो और हम दोनों साथ ही रहने लगेंगे। तभी राहुल घर जाकर रक्षा को मार डालता है। तभी से रक्षा भूतनी बनकर घूमती रहता था। जग्गू गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता 10 साल पहले किसी बड़ी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जग्गू और उसकी बूढ़ी माँ अकेले ही रहते थे। जग्गू अपनी कॉलेज की 4 साल की पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव लौट आया था। जग्गू के पिता के पास कोई खेती नहीं थी, उनके पास केवल एक गाय थी और खाने के लिए वो मजदूरी करते थे। एक दिन गांव की ओर से एक आदमी बैग लेकर गांव और आता है और सीधा सीधा जग्गू के घर पर आकर जग्गू से बोलता है कि अरे भाई, इस गांव में मैं पहली बार आया हूँ और मुझे जग्गू नाम के लड़के के घर पर जाना, क्या तुम मुझे जग्गू का घर बता सकते हो क्या? तभी जग्गू बोलता है कि अरे भाई, मैं ही जग्गू हूँ। तभी वो आदमी बोलता है कि अरे भाई, तुमने 3 साल पहले जिस कॉलेज में पढ़ाई की थी उस कॉलेज से तुमने पुलिस में फॉर्म भरा था और तुमने जो परीक्षा दी थी उसने तुम पास हो गए हो और मैं तुमको नौकरी के लिए लेने के लिए आया हूँ। तभी जग्गू बोलता है कि हाँ भाई, मैंने कॉलेज में पुलिस का फॉर्म भी भरा था और परीक्षा भी दी थी, और अगर मैं उसमें पास हो गया हूँ तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर जग्गू और वो आदमी गांव से होकर शहर की ओर जाने लगते हैं और जग्गू कई दिनों बाद फिर पुलिस की वर्दी पहनकर गांव की ओर आता है और अपने घर पहुंचकर अपनी बूढ़ी माँ से बोलता है कि माँ, मैं आपका बेटा जग्गू, माँ मैं पुलिस वाला बन गया हूँ और अब हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी माँ। तभी जग्गू की माँ बोलती है कि हाँ बेटा जग्गू, तू अब पुलिस वाला बन गया है और अब तुझे शहर ही रहना होगा और अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। और जग्गू वहाँ से चल शहर की ओर चल पड़ता है। एक दिन जग्गू की ड्यूटी उसी के गांव में होती है और शहर की ओर से एक आदमी आता है। तभी जग्गू उसे रोकता है और बोलता है कि अरे भाई, किधर से आ रहे हो और किधर जाओगे, और जल्दी से पैसे निकल लो, तुम कोई गलत काम करके आ रहे हो। तभी वो आदमी बिना कुछ बोले वहाँ से चल पड़ता है और जग्गू के माँ के पास जाके उसकी माँ से बोलता है कि अरे बूढ़ी माँ, मैं एक बड़ा अफसर हूँ और आज आपके बेटे को आज मैंने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और आज उसकी ड्यूटी आपके ही गांव में है और वो लोगों से रिश्वत ले रहा है। आज मैं भेस बदल कर आया हूँ तो उसने मुझे पैसे ऐंठने की कोशिश की है, तो आप आज उसे समझा दे वरना उसको नौकरी से निकाल दूंगा।
तभी बूढ़ी औरत और जग्गू से मिलने पहुंच जाती है और जग्गू से बोलती है कि बेटा मुझे पता है कि तू लोगों से रिश्वत लेने लगा है और बड़ा अफसर तुझे नौकरी से निकाल देगा। ये कहकर बूढ़ी माँ वहां से चल पड़ती है और जग्गू भी हाँ करके वहां से चला जाता है। ये कहानी है एक छोटे गांव चुनरगा की, जो बहुत छोटा सा गांव है। इस छोटे से गांव चुनरगा में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी, जो एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। और लेकिन बुढ़िया मन की बहुत ही खराब थी। उसके साथ एक अजीब तरह की बतख रहती थी, जो एक जादुई बतख थी जो बोलती थी। एक दिन बतख बुढ़िया से बोलती है कि ओ बुढ़िया माई, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम मुझे खाना नहीं दे रही हो, अब मैं तुम्हें छोड़कर वापस अपने घर जा रही हूँ। तभी बुढ़िया बतख से बोलती है कि तू मेरे घर बैठी बैठी खाती है और मैं तुझे कमाकर खिलाती हूँ, और अब मैं नहीं काम कर सकती हूँ और नहीं तुझे कुछ खिला सकती हूँ। तभी बतख बुढ़िया मन बोलती है कि तुम्हारा खाना अपने पास रखो, और तुम जो मुझे लोगों को बेवकूफ बनाने में मुझे इस्तेमाल करते हो, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कहकर बतख वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती और बुढ़िया भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। बतख दौड़ती हुई जंगल की ओर बोलते बोलते जाती है और बुढ़िया भी उसके पीछे मन मन में कुछ पढ़ते हुए उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ भागती है। भागते भागते बुढ़िया बोलती है कि रुक जाए नीचे, बतख रुक जा। तभी बतख को जंगल में एक साधु महाराज दिखते हैं। बतख साधु महाराज से बोलता है कि साधु महाराज, मेरा आपको नमस्कार। साधु महाराज, मैं एक बोलने वाली जादुई बतख हूँ और मैं पहले इसी जंगल में रहती थी। इस जंगल से मुझे एक बुढ़िया औरत उसके घर लेकर चली गई थी, और वह घर ले जाकर मुझे गलत काम करवाती थी और वह लोगों से पैसा लूटती थी, और वह मुझे खाना भी नहीं खिलाती थी। इसलिए आज मैं वहाँ से भागकर जंगल में आ गई हूँ और वह बुढ़िया भी मेरे पीछे पीछे भागकर आ गई है। तो कृपया साधु महाराज मेरी रक्षा करें। तभी साधु महाराज से बोलते हैं कि ये जादुई बतख, मुझे सब कुछ पता है कि तुम इस जंगल से 5 साल पहले उस बुढ़िया के साथ गई थी और वह बुढ़िया तुम्हें खाना भी नहीं देती थी और बुढ़िया भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर ही जंगल में आ गई है। तभी बुढ़िया धीरे धीरे थकी हुई उसे बतख के पीछे उसे जंगल में पहुंच जाती है। तभी साधु जी उसे बुढ़िया से बोलते हैं कि ए बुढ़िया माई, तू इस बतख के पीछे पीछे क्यों आए हो? और बुढ़िया माई, ये बतख मैं ही यहाँ से तुमको दी थी, यह मत सोचना कि तुमको मिली थी। मैंने ही यहाँ पर ऐसे रखा था ताकि उसे समय तुम्हारी गरीबी में तुम्हें सहायता मिल जाएगी, लेकिन तुमने लालच किया और लोगों से पैसा लेने लगी और यह बतख अब तुम ले जाओ। अब यह नहीं बोल पाएगी और नहीं यह तुम्हें छोड़ेगी, और अब तुम जहाँ तक जीवित रहोगी वहां तक ये बादल तुम्हारे ही साथ रहेगी, और अगर तुमने बतख को खाना नहीं खिलाया तो तुम्हें अब तक कटने लगेगी। ये कहकर साधु जी वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं और बतख और वह बुढ़िया माई वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव खटमपुर नामक गांव की। उस छोटे से गांव खटमपुर में एक श्यामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारा श्यामू अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके जीवन में उसके पत्नी के अलावा कोई नहीं था। श्याम और उसकी पत्नी दोनों एक छोटे से घर में अकेले ही रहते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। श्यामू रोज अपने घर से अपने कुल्हाड़ी को लेकर गांव के रास्ते से और पास के एक छोटे से जंगल से गुजरा हुआ पास के बड़े जंगल में जाकर श्यामू को जंगल में लकड़ी नहीं मिलने पर वह खेत के पास पड़े एक पुराने पेड़ को काटकर अपने घर की ओर ले जाता है। फिर लकड़हारा श्यामू लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। श्यामू उसे बड़े जंगल में गुजरता हुआ पास के छोटे जंगल